नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा। गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। कैंट जीआरपी टीम ने चोरी के आभूषणों संग एक महिला और एक पुरुष अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लंका थाना अंतर्गत नरोत्तमपुर में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। और श्री देव दीपावली एवं आरती समिति के बैनर तले समितियों के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा भव्यता के साथ निकाली गई। गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। सिख पंथ के संस्थापक एवं पहले गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में रविवार को सिख पंथ की ओर से गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लक्सा, गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, चेतगंज, मलदहिया, शास्त्री नगर, सिगरा रथ यात्रा होते हुए नगर भ्रमण कर पुनः गुरुद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी गाड़ी को आकर्षक फूल पत्तियों से सजाया गया, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस यात्रा की शोभा बढ़ाने हेतु पंचप्यारे घुड़सवार, पंचप्यारे पैदल के अलावा स्कूलों के बच्चे विशेष परिधान में शबद कीर्तन करते चल रहे थे। महिलाओं की टीम भी शबद कीर्तन गाते चल रही थी। शोभा यात्रा जिन भी मार्गों से होकर गुजरी, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान सदस्यों द्वारा स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी सहित बड़ी संख्या में भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। कैंट जीआरपी टीम ने चोरी के आभूषणों संग एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। कैंट जीआरपी टीम को आज उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 2 चोरों को लगभग 3.5 लाख रुपए के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि बीते 27 अक्टूबर को लिच्छवी एक्सप्रेस से एक ट्रॉली बैग गायब हुआ था, जिसकी शिकायत हिमांशु कुमार द्वारा की गई थी और मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी को करीब 3.5 लाख रुपए के गहने के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों को काशी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। ये 27/10 को लिच्छवी एक्सप्रेस में एक ट्रॉली बैग चोरी हुआ था। हिमांशु कुमार जो कि सिवान के रहने वाले हैं, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। आज हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे नाटे डोम और उसकी पत्नी को करीब 3.5 लाख गहने के साथ गिरफ्तार किया है और न्यायालय भेजा जा रहा है। क्या क्या बरामद हुआ है? उसमें मंगलसूत्र है, कान के टप्स है, अंगूठी है, झुमका है और पायल है। नगद 7,500 रुपये है। और एक पूर्व में मुकदमा था 102/24, उसका भी मोबाइल जो है मेट्रोला कंपनी का बरामद हुआ है। इसका इतिहास क्या है इस चोरी करने का? ये नाटे डोम जो है पहले भी जेल जा चुका है। अभी ये 2 महीने पहले ही छूटा है और छूटने के बाद ही ये चोरी करना शुरू कर दिया।
और इस पर 22 मुकदमे हैं। और प्रेमा उर्फ चूहा जो कि इसकी पत्नी है, बराबर इसका सहयोग करती है, उस पर भी करीब 4 मुकदमे हैं। पूछताछ के दौरान क्या मिला? इन लोग मिल के चोरी करते हैं और नशे के आदी हैं। जो पैसा मिलता है राह चलते आदमी को बेच के गहने या सामान, उस पैसे से अपना नशा करते हैं। लंका थाना अंतर्गत नरोत्तमपुर में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लंका थाना अंतर्गत नरोत्तमपुर में आईजी द्वारा जनचौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की तमाम समस्या सुनी गई और आईजी ने विश्वास दिलाया कि 3 दिन के अंदर में सभी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। इसके लिए एक टीम बनाई गई है जो आपसे लगातार संपर्क करेगी कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। ज्यादातर समस्या जमीनी विवाद से लेकर यहां पर आई। वहीं राजस्व विभाग की तरफ से लेखपाल और तहसीलदार नदारत रहे। अब देखना यह होगा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। नायब तहसीलदार और लेखपाल भी नदारत थे। इस मौके पर लंका एसएचओ शिवाकांत मिश्रा, धर्मेंद्र राजपूत, वार्ड नंबर 39 के सभासद सुरेश पटेल, गुरुप्रसाद, ग्राम प्रधान नरोत्तमपुर, प्रदीप जायसवाल, महामंत्री भाजपा अमित सिंह, मंडल उपाध्यक्ष सतीश गौतम, राकेश यादव, अखिलेश यादव उपस्थित रहे। कुमारी नाम की महिला ने बताया कि पिछले 5 सालों से अपनी पेंशन जमा किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि उनको राशन भी नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि पति और बच्चे नहीं हैं। अब आप बताइए कि हम किसके पास जाएं और कहां से भरण पोषण करें। बिजली विभाग का भी कोई अधिकारी जनचौपाल में नहीं रहा। बिजली विभाग की लापरवाही का आलम ये रहा कि यहां पर आईजी को अटेंड करने के लिए बिजली विभाग की तरफ से लाइनमैन कर्मचारी मौजूद थे। जी सर, आप किस प्रकार का ये जनचौपाल यहाँ लगाए? जी, जनचौपाल तो आपको तो पता है, हम पिछले 2 महीने से चल रहा है ये। और इसमें जो है एवरी संडे जो है हम लोग जनता से रोक करने के लिए पुलिस विभाग वाले ये इनिशिएट किया है। और इसमें जो भी समस्या आते हैं 3-4 दिन के अंदर 100% निस्तारण है। और इसमें जो है एक अलग से टीम भी है। जब तक वादी इसमें संतुष्ट नहीं है तब तक हम फॉलोअप करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो है इसमें सफल मिल रहे हैं और वादी संतुष्ट भी है। इतना ही नहीं है पुलिस का संबंध में, और अन्य विभाग का जो भी शिकायत आए हैं वो भी हम फॉलो करके संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर देते हैं। सर, आज जनचौपाल में सबसे ज़्यादा क्या समस्या है? सबसे ज़्यादा यही है, ज़मीन संबंधित है, रास्ता संबंधित है और बिजली के संबंधित में आए हैं। और कहीं जो है आपस में जो छोटा मोटा विवाद है, कब्जा है, ये सब हमने नोट कर लिया, एप्लीकेशन प्राप्त कर लिया है। और इसमें जो है लोकल पुलिस स्टेशन पूरे लग के करेंगे। यानी एक वरिष्ठ अधिकारी आने के बाद अगर लाइटली हो जाए ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। अधिकारी होकर यहाँ पर आए हैं, राजस्व विभाग के तहसीलदार, लेखपाल, बिजली विभाग के जेई एसडीओ यहाँ पर हमने सूचित किया, आने के लिए कोई नहीं आया। मुझे लग रहा है ये जनता का सामने करने का थोड़ा सा शर्म कर रहे हैं लग रहा है। लेकिन हम इनके खिलाफ जो है हम डीएम साहब को लिखेंगे और हमारा बुलाव में ये लोग आना चाहिए, जनता समस्या सुनना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, इनको हम सही जगह पे लेके शिकायत हम दर्ज करेंगे। आने वाले समय में ये समस्या नहीं आएगी। चौपाल लगी थी और क्या क्या समस्याएं? आज चौपाल जो है कि हमारे नरोत्तमपुर गांव में जो विद्यालय पब्लिक स्कूल है उसमें आरपीएस स्कूल में ये जो चौपाल लगी है। और आप देख रहे हैं कि जैसा कि सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। और हमारे ज़िले के जो है कमिश्नरेट पुलिस के जेपीसी जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कमिश्नरेट के, वो भी आए थे और उन्होंने विस्तार से एक समस्याओं को सुना। और जितने लोगों की भी समस्याएं थी, माताएं बहनें जितने लोग, सभी लोगों का उन्होंने एक व्यक्ति का विस्तार से समस्याएँ सुना। और ये कई चीज़ की कमी थी कि यहाँ सारे विभाग के लोग उपस्थित नहीं थे, जिस पे के लिए उन्होंने बहुत नाराज़गी व्यक्त किया जेपी साहब ने। और उन्होंने कहा भी है कि जिलाधिकारी महोदय से जो है कि इसकी शिकायत की जाएगी कि क्योंकि समस्या का निस्तारण तभी होगा जब इसमें जैसे बिजली से समस्या, और उसके बाद जो है कि न बीडीओ आए, ब्लॉक के बीडीओ आए, न पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए, राजस्व के विभाग के भी केवल कानूनगो लेखपाल आए थे, बड़े अधिकारी एसडीएम और नायब तहसीलदार लेवल के लोग नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया है और अपने स्तर से उन्होंने सभी लोगों का एप्लीकेशन लिया और भरोसा और विश्वास दिलाया कि एक लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। अन्य विभाग के लोग नहीं आए थे
तो इन लोग की समस्या को कैसे निस्तारण किया जाएगा? अब उन्होंने एप्लीकेशन लिया और जो है कि जॉइंट डायरेक्टर साहब ने और बोला है कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय से वो बात करेंगे और बात करके सारी एप्लीकेशन को उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी एप्लीकेशन को लिया है और कहा है कि नहीं, सारे एप्लीकेशन को हम जो है कि जिलाधिकारी के सामने रखेंगे और कहीं बताएंगे कि इस विभाग के लोग ने उनके खिलाफ लिखित कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादातर समस्या क्या सुनी गई? क्या ज़्यादातर समस्या जैसे जमीन संबंधी समस्या है, विकास संबंधी जैसे राशन कार्ड हो गए, रोड संबंधी, नाली संबंधी, क्योंकि अभी शहरी गांव है, बिजली संबंधी, अभी जो है कि पानी निकासी की, जल निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या, अब चूँकि कॉलोनियाँ बन जा रही हैं तो ये सब सारी समस्याएँ, मूलभूत जो सुविधाएँ ज़्यादातर वही लोग उठाया है। धन्यवाद। समस्या आज ये जन चौपाल लगा था, आम जनमानस की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ज़िले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कार्यक्रम लगा था, जिनमें सड़क की समस्या, पेंशन की समस्या, राशन की समस्या, बिजली की समस्या इत्यादि जो समस्याएं थी, उस समस्याओं के संदर्भ में यह बैठक हुई। इस बैठक में जो भी अन्य विभाग के अधिकारी किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए, उनकी समस्याओं को एसीपी साहब ने ये कहा है कि मैं उनके तक ये समस्या फॉरवर्ड करके तत्काल आम जनमानस की जो समस्या है उसको पूर्ण करके दुरुस्त करते हुए उनकी समस्या का समाधान दिलाऊंगा। श्री देव दीपावली एवं आरती समिति के बैनर तले समितियों के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय बैठक संपन्न हुई। श्री देव दीपावली एवं आरती समिति की ओर से मंडलायुक्त सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के साथ समिति के सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि आगामी देव दीपावली पर्व को देखते हुए घाटों पर दिए सजाने वाली समितियों के साथ बैठक की गई है। हर घाटों पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, समिति के सदस्यों के साथ उनका समन्वय हो जाए कि किस प्रकार से तैयारी कराई जानी है, किस प्रकार आयोजन होने हैं, घाटों पर दिए और सामग्रियां कैसे पहुंचेंगे, इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। कुछ समितियों की ओर से समस्याओं पर भी चर्चा की गई है, जिस पर कार्य किया जाएगा। देव दीपावली का पर्व दिव्य और भव्य हो, इसके लिए ये बैठक की गई है। विभाग की ओर से 12 लाख दिए लगाए जाने का लक्ष्य है और लगभग 5 लाख दिए समिति के लोग लगाएंगे। इस बार देव दीपावली का एक विशेष महत्व हुआ, क्योंकि जो देव दीपावली इस बार हो रही है इसमें सबकी एकजुटता, सबका समावेश और सबकी सहभागिता हो रही है। हम अनेक जात पंथों में बटे हुए हैं, लेकिन एक विशेष संदेश दिया गया है कि हम सब प्रकाश पर्व को एक साथ मनाएंगे और विशेष तौर पर रंगोली बना करके, दीपों की आकृति बना करके और इस तरह से बुद्ध भगवान की और गुरु नानक देव जी की एक जो उनकी विचारधारा है उसको प्रतिपादित करेंगे। आगामी देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत सभी जो घाटों पर समितियां कार्य करती हैं दिए लगाने का, उन सभी समितियों के साथ आज यहाँ बैठक की गई है। हर घाट पे जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनसे समितियों का बेहतर समन्वय हो जाए, किस तरीके से तैयारी कराई जानी है, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट होंगे, किस तरीके से दिए घाटों पे पहुंचेंगे, क्या समय रहेगा, इन सभी विषयों पर सभी समितियों के साथ चर्चा की गई। कुछ समितियों ने अपने कुछ इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया, जिस पर हम काम करेंगे और इसी के लिए ताकि इस बार की देव दीपावली और भी दिव्य भव्य हो, इसी की तैयारी के लिए आज ये बैठक कराई गई थी। कितने लाख दिए का लक्ष्य इस बार लगभग 12 लाख दिए तो हम अपने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से लगेंगे और लगभग 5 लाख दिए जनरल पब्लिक भी अपनी तरफ से लगाएंगी, तो लगभग 17 लाख दिए कुल इस बार देव दीपावली पे लक्ष्य थे कि लगाए जाए। समितियों को खासतौर पे क्या निर्देश दिया है? यही निर्देश है कि समय अनुसार दीपक को जिस पैटर्न पे लगाना है, किस समय पर लगाना शुरू करना है, उन्हें भिगोकर लगाया जाए, किस तरीके से रिसीविंग अधिकारियों से उनको लेनी है, किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, पूरे समय दिए जलें, दिए बीच में बुझे ना और ख़त्म होने के बाद, तेल ख़त्म होने के बाद ही वहाँ से उनको किस तरीके से हटाया जाए, इन्हीं सब विषयों को समिति के साथ बात की गई। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे समिति और जनरल पब्लिक और टूरिस्ट किसी को इस बार कोई परेशानी ना हो। देव दीपावली महोत्सव आगामी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काशी गंगा घाटों पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष भी हम लोगों का लक्ष्य लगभग 21 लाख दीपों को जलाने का है, जिसमें कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। बाकी
200 से ज़्यादा आयोजन के स्थान हैं। 20 गंगा, गोमती और वरुणा के घाट के साथ साथ लगभग 100 गंगा के घाट हैं और 80 कुंड और तालाब हैं। उन सभी जगहों पर देव दीपावली के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। जो समस्याएं हैं घाटों की साफ़ सफाई की, लाइटिंग की, गली की, मार्ग मरम्मत की, उन समस्याओं को कितना हम सब लोगों ने समाधान किया है और कितना करना बाकी है, उसी को लेकर यहाँ बैठक का आयोजन किया गया था। ये अंतिम बैठक थी देव दीपावली आयोजन की। इस वर्ष देव दीपावली का थीम है जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। सनातन के सभी पंथ और संप्रदाय मिलकर के, सभी जातियाँ मिलकर के प्रकाश करते हैं, दीप जलाते हैं। तो ये सनातन का महाउत्सव के रूप में प्रसारित करने की योजना है। बेनियाबाग पार्क में गांधी शिल्प बाजार के 10 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत को समर्पित केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ वाराणसी द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार का बेनियाबाग में मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, दिलीप पटेल अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र, अशोक तिवारी महापौर नगर निगम वाराणसी, डॉ नीलकंठ तिवारी विधायक शहर दक्षिणी, धर्मेंद्र सिंह विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश, विद्यासागर राय अध्यक्ष भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस 10 दिवसीय शिल्प बाजार में संपूर्ण भारत के हस्तशिल्पी एवं बुनकर भारत सरकार के सतत प्रयास से अपने उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री करेंगे। त्योहार एवं लगन के समय केंद्र सरकार की इस अनूठी पहल से न सिर्फ जरूरतमंद हस्तशिल्पियों की आर्थिक सहायता होगी, बल्कि काशी के आम लोगों एवं पर्यटकों को भी सीधे हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों से सस्ते मूल्य पर कलात्मक वस्तुएं खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। इस मौके पर मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं महापौर अशोक तिवारी ने हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं अन्य उत्पादों का अवलोकन किया एवं मेले में भ्रमण कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनके कार्य की सराहना की। इस शिल्प मेले में 160 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जो अलग अलग स्थान से केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमाम बड़े बड़े शहरों से लोग यहां अपने वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। इस कार्यक्रम से हस्तशिल्पियों में उद्यमिता की भावना विकसित होगी एवं भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने भी साकार होंगे। एक आध साल दिखाइए, बढ़िया साल दिखाइए। जेंट शॉल दिखाओ भाई। कहाँ से आए आप? कश्मीर। जेंट शॉल दिखाओ। कलरफुल दिखाइए। शिल्प बाजार में आए हुए हैं। वाराणसी के मध्य में राजनारायण पार्क बेनियाबाग में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का मेला लगाया गया है, जहां देश भर के बड़े बड़े शिल्पीकार अपने उत्पादन को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। यह बनारस सहित पूर्वांचल का सौभाग्य है कि कहीं परिसर के अंदर पूरे देश भर के अच्छे अच्छे उत्पादन को खरीदारी करने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ ये जो यहाँ के शिल्पीकार आए हैं उनको बाजार मिलेगा। सभी से मेरा आग्रह है कि
लोकल फॉर वोकल, हमें अपने देश के सामान को खरीदना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ना चाहिए। समस्त काशी वासियों से मेरा अपील है कि 10 दिवसीय मेला में आए और देश भर के हुनर को देखें और हुनर को खरीदे भी, ऐसा मेरा निवेदन है। जायसवाल जी, यहाँ जो भी व्यापारी आए हैं सब अपने कला और हस्तशिल्प में विशेष दक्षता रखते हैं। आखिर इनकी उन्नयन का ये मेला तो आप लगा रहे हैं, लेकिन और क्या स्कीमें आप क्या है, सरकार इनके लिए इनको यहाँ स्टॉल देती है फ्री में। जो बड़े बड़े कारीगर होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, उनको आने जाने का भाड़ा दिया जाता है ताकि उनका उत्पादन की बिक्री बढ़ सके। सरकार की योजनाएं रहती है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम ऐसे कलाकार आए हुए हैं, कारीगर आए हुए हैं, इनके उत्पादन की बिक्री करने की सरकार की तरफ से पूरी सहायता की जाती है। आने जाने के भाड़ा से लेकर के स्टॉल तक फ्री दी जाती है। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती पर जायसवाल क्लब द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। जायसवाल समाज द्वारा सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती के अवसर पर जायसवाल क्लब की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पारंपरिक परिधानों में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर महिलाएं मंगल कलश लिए चल रही थीं। वहीं ढोल नगाड़े की धुन पर लोग ध्वजा पताका लिए झूमते नाचते चल रहे थे। डमरू दल द्वारा डमरू वादन से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि 1997 से ये यात्रा काशी से शुरू हुई थी, जो कि पूरे प्रदेश देश में धूमधाम से सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती पर आयोजित होती है। समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके तैल चित्र को शोभा यात्रा में शामिल किया गया है, जिसमें 16 महापुरुष शामिल हैं जिन्होंने समाज हित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। शोभा यात्रा नाटिमली स्थित मैदान से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान समाज की बड़ी संख्या में सदस्य शामिल रहे। आज ये जो भव्य शोभा यात्रा, इसको हम लोग 1997 में काशी से शुरू किए थे, आज पूरे देश में भगवान सहस्त्रबाहु जी की शोभा यात्रा, भगवान सहस्त्रबाहु जी की जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। काशी से एक अलग संदेश आता है। इसलिए आज हम लोगों ने अपने समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी का लगभग 16 लोगों का तैल चित्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि समाज भी जाने और लोग भी जाने कि हमारे समाज में कितने बड़े विद्वान लोग हुए थे, जो कहीं न कहीं छिप गए थे, आज हम लोग कर रहे हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाना है? ये हम लोग प्रसिद्ध नाटिमली के मैदान से शुरू किए हैं। ये लौराबीर गिरजाघर गदौलिया बांस फाटक होते हुए मैदागी होते हुए पूरा राम कटोरा होते हुए यही पर समापन होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे देश के जो 18 करोड़ की हमारी संख्या है, हमारी आबादी है, वो सबने जोश भर रहा है, सबने एकता बढ़ रही है और सब लोग आज एक बैनर के तले सब लोग इकट्ठे हो गए। श्री गंगानगर कॉलोनी में कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। श्री गंगानगर कॉलोनी टिकरी थाना चितईपुर में कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की गई। कथा के प्रथम दिन उन्होंने बताया कि तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन हताश होकर वो
जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गया। रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा। 1 साल तक, और ये भी कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना होगा। आत्मदेव वो फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वो फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर संतान हुई तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर वो फल नहीं खाती है और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। उसकी बहन ने उसे एक रास्ता सुझाव दिया और कहा कि मैं गर्भवती हूं और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से संतान लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियां मनाई गईं और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर उससे विवाद किया और उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता था। एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव की पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भगवान दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। वहीं इस कथा का श्रवण करने आसपास के गांवों और जिलों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पिता जगदीश। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े जन्म लिया हो तो मेरा मृत्यु हुई सत्य है। मैं जन्म के पहले भी मेरे शरीर में जो कुछ नहीं था और मरने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। बचता केवल सत्य कौन है? परमात्मा। और परमात्मा जो मेरे नारायण हैं। हम आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं नारायण का अंश हूँ, है कि नहीं? आप सब नारायण के अंश हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बातें हैं कि किसी की बुद्धि अच्छे मार्ग पे चलती है तो किसी की बुद्धि गलत मार्ग पे चलता है। तो इसी दो पद्धति का अंतर है, एक भगवान कहलाते हैं तो दूसरे राक्षस कहलाते हैं। लेकिन सत्य वही है, केवल एक आधार नारायण। तो इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्र
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे प्रभु क्या है कोई जानता है? कहते हैं कि हम लोगों को पुस्तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ सब बल्ब लगा हुआ है, ये हम लोगों के प्रकाश के लिए। क्या भगवान जो सारी दुनिया को प्रकाशवान करते हैं, मेरे नारायण नारायण उनके किसी प्रकाश का कोई भी आवश्यकताएं नहीं है, यही समझने की बात है। साक्षात वही प्रकाश के स्वरूप हैं और वही आनंद। लोग कहते हैं सच्चिदानंद आनंद, आनंद का परिभाषा बड़े सुंदर वर्णित किया जाता है कि आनंद कोई डल्लप के गद्दे पे के बैठने और सोने का नाम। आज कौन सा कथा का दिन है, क्या रहा आज? जी आज कथा प्रथम दिवस का कथा था। प्रथम दिन में दिवस में कथा में कहते हैं कि भक्ति देवी का पहले आगमन होता है। कहते हैं कि भक्ति देवी का आगमन होता है कि कहते हैं कि भक्ति क्या है? भक्ति पूजा पाठ का नाम भक्ति नहीं है। पहला नाम भक्ति वही है जो काम क्रोध लोभ को मिटा दे, वही भक्ति है और वह प्रकट होता है भागवत के माध्यम से। ऐसा भक्ति देवी प्रकट का व्याख्या हुआ कथा में प्रथम महात्म्य और उसके ज्ञान और वैराग्य। कहते हैं कि भक्ति जब जहाँ रहेंगी उस वहाँ ज्ञान उत्पन्न रहेगा, वहीं भक्ति रह सकती है। और जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य तो आना संभव है, और जिसके जीवन में वैराग्य आ गया उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। और भागवत की कथा में प्रथम दिवस में धुंधकारी जैसा प्रेत भी जो जीवन में केवल दुष्कर्म किया, लेकिन मरने के बाद भागवत को सुनने मात्र से उसको मोक्ष की गति प्रदान हुआ। ऐसा कथा का वर्णन आज काशीवासियों के लिए काशीवासियों के लिए देखिए यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि कार्तिक महीना है। कार्तिक महीना काशी में बहुत भाग्य से आदमी कार्तिक महीने में काशी में रहता है। और काशी महीना में भगवान का जहाँ कथा हो, यहाँ नहीं कहाँ जहाँ कहीं भी हो भगवान का गुणगान, वहाँ जाकर काशीवासु को श्रवण करना चाहिए। और गंगा स्नान अगर नहीं करता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का भागी होता है जो है। और प्रयास करें कि काशीवासी प्रतिदिन भगवान माँ गंगा का स्नान करें और भगवान का भजन इत्यादि करते रहें। ईशी आर्ट गैलरी में 11 कलाकारों की संयुक्त कला प्रदर्शनी लगाई गई। बरेली उत्तर प्रदेश निवासी डॉक्टर आंचल अग्रवाल कलर्स ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन ट्रस्ट की फाउंडर और स्वतंत्र कलाकार है। कलर्स ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन ग्रुप का उद्देश्य कलाकारों की प्रतिभा को समाज के सामने लाना है। ट्रस्ट द्वारा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भूटान, बरेली आदि शहरों में संयुक्त कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा चुका है। वाराणसी शहर में प्रथम संयुक्त कला प्रदर्शनी का आयोजन ईशी आर्ट गैलरी रामछाट पार शिल्पन्यास सामने घाट में किया गया है। ये प्रदर्शनी 9 से 11 नवंबर तक आयोजित हुई है। इस प्रदर्शनी में 11 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं, जिसमें गोवा, दिल्ली, बरेली, रामपुर, चंडीगढ़ के कलाकार भाग ले रहे हैं। ये कलाकृतियां अलग अलग विषयों पर आधारित है। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य डॉक्टर बाला लखेंद्र पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह पर्यटन प्रबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा किया गया। इस संयुक्त कला प्रदर्शनी में 11 कलाकारों ने भाग लिया है। डॉक्टर बाला लखेंद्र ने सभी कलाकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉक्टर आंचल रोशनी ने बताया कि कलर्स ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य कलाकारों के प्रतिभा को सामने लाना है। ये प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सभी कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। बना लेते हैं।
हम लोग बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं और इन फ्यूचर भी हम करेंगे। जैसे अभी हमने शो मुंबई में करा, आपका भूटान में करा, यूएस में किया, बरेली, दिल्ली, अहमदाबाद। उसके बाद ये पहला शो हमारा बनारस में है जो सिटी ऑफ घाट के नाम से है। तो इस एग्जीबिशन में हमारे 11 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है जो अलग अलग शहरों से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ बरेली, रामपुर, चंडीगढ़। तो इस तरीके से 11 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। इस जो हमारा ट्रस्ट है इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम एक आर्टिस्ट का ग्रुप बनाया और उसका जो है इन फ्यूचर कि स्पॉन्सर शो हम ऑर्गेनाइज़ करें। अभी तो इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी इन फ्यूचर हम इस ट्रस्ट के ज़रिए एक स्पॉन्सर शो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और जितना यहाँ का लोकेशन मैंने देखा तो एक कैंप भी हम यहाँ पर करने वाले हैं जिसके अंडर स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर्टिस्ट रहेंगे। बाकी ये एग्जीबिशन आपका सामने घाट पर महेशपुर में ईशी आर्ट गैलरी जो राम छाट पर न्यास करके शिलान्यास करके एक इनका ट्रस्ट है यहाँ पर लगा हुआ है। और 3 दिन का ये शो है, 9 से 11 को इसकी क्लोजिंग है जो मेयर सर करेंगे। और तो बाहर हाँ, कोई भी इसमें आपका एंट्री फ़ी नहीं है, कोई भी इसमें आकर विजिट कर सकता है। टाइमिंग नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई अगर लगाना चाहे अपना तो कोई भी लगा सकता है आकर के। अभी 2 दिन का शो है, कोई अपना वर्क डिस्प्ले करना चाहे तो कर सकता है। और टाइमिंग कोई मुख्य अतिथि आए थे? हाँ, यहाँ पर अभी आए थे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर बाला सर करके हैं। हाँ, लखेन सर, जी। तो अभी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है और अभी जो है वो 4 बजे एक गेस्ट और आने वाले हैं, अनिल सर हैं जो आपके पर्यटन विभाग के हैं। और लास्ट डे जो क्लोजिंग के लिए आएंगे वो मेयर सर आएंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के विशेष नौकायान अभियान का काशी में स्वागत हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री रैली के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित विशेष नौकायान अभियान काफी उत्साह के साथ वाराणसी पहुंचा। 22 अक्टूबर 2024 को कानपुर से रवाना हुआ ये अभियान एक भव्य पहल है जो गंगा के किनारे 1260 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 25 दिसंबर 2024 को कोलकाता के फरक्का में समाप्त होगा। इसके अंतर्गत 11 नवंबर को 80 घाट पर 11:30 बजे के करीब कैप्टन वैभव त्रिपाठी सीओ यूपी एनसीसी अपनी पूरी टीम के साथ 80 घाट पर पहुंचेंगे। इस टीम के स्वागत के लिए एनसीसी ग्रुप मुख्यालय अ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह और लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा, सीओ 7 उत्तर प्रदेश नेवल एनसीसी यूनिट कर्नल पीके सिंह, सूबेदार विनोद सिंह और हवलदार सौरभ ठाकुर, वाराणसी एवं एनसीसी के अन्य अधिकारी शामिल रहे। इस वक्त जो भारत की सबसे पहली नौकायान अभियान जो कानपुर से चलकर कोलकाता में ख़त्म होगा, इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। किस तरह का अभियान है, क्या है? ये जो स्पेशल सेलिंग एक्सपीडिशन, इसका एक थीम है हमारी नदियाँ संस्कृतियों की जननी और उनमें माँ गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। उस माँ गंगा के साथ पूरे देश को जोड़ना, उसके पवित्रता का और उसकी संस्कृति जो उन्होंने हमको दी है उसके बारे में उजागर करना, और साथ ही गंगा में जो पोल्यूशन हुआ है, जो प्रदूषण हुआ है, उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना कि हम सब का एक एफर्ट लगेगा कि माँ गंगा को साफ रखने के लिए। ये कार्यक्रम हर शहर में आप करवा रहे हैं? नहीं, जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ते जा रहा है तो वो हर डगर, हर स्टॉप पे हम रुकते हैं और मुलाकात करते हैं लोकल से, बच्चों से, वहाँ के विद्वानों से, और अपनी जो थीम है उस थीम के बारे में उजागर करते हैं। काशी वासियों के लिए कोई संदेश? काशी वासियों के लिए सबसे पहला संदेश तो माँ गंगे को नमन। हम माँ गंगे के हर हर गंगे के नारे लगाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग है कि हम काशी पहुँचे हैं, महादेव की नगरी पहुँचे हैं, और उन सब काशी वासियों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, हम सब ने मिलकर प्रयत्न करने हैं, माँ गंगे को साफ रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में समझाना है। एक सवाल सर, कितने बच्चे साथ में हैं या टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में मेरे साथ मेरे डिप्टी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अनिल मनहास, और उनके साथ बाकी डायरेक्टरेट से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट से हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे। जब हम ख़त्म करेंगे तब तक 500 से अधिक बच्चों जो भाग ले रहे हैं, और हर शहर, ज़िला, कस्बा जहाँ जहाँ एनसीसी है उन सब के बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। वो जो संख्या होगी वो हज़ारों में होगी। केवल एनसीसी के हैं कि
बाहर से नहीं, इस बार हमारे पास केवल एनसीसी के हैं और वो भी नौसेना के विंग के बच्चे हैं। यहाँ पर प्रयागराज वाराणसी आए हैं बाई डीके वाले वो बोट, और हम सब ने पुलिंग करी है। हम गंगा की अवेयरनेस के लिए आए कि गंगा गंदी है तो उसको साफ़ करने के लिए, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए बट हम सब ने करा है। कहाँ स्टॉप लिया, क्या रहा, आपका सफर रहा? हम प्रयागराज में 3 जगह रुके थे, फिर हम मिर्ज़ापुर थे 2 दिन तक, और फिर आज हम यहाँ पर वाराणसी पहुँचे। हमारा 6th डे आज। कैसा लगा सफ़र, कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा था। अलग अलग डायरेक्टर्स के बच्चे से मिले हैं और बहुत से फ्रेंड्स मिले। हाँ, जिससे भी मिल रही है क्या समझा रही है, क्या संदेश दिया आपने? हमने उनको बताया कि गंगा के अवेयरनेस के, गंगा के गंदगी है उन सब के बारे में अवेयर करें उन सबको। सुधा पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। रोहनिया क्षेत्र के औढ़े ग्राम सभा के पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित सुधा पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रही 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। ज्ञान यज्ञ के सत्संग का अमृतपान परम पूज्य आचार्य सदगुरु श्री अखिल दास महाराज कालरात्रि पीठाधीश्वर कंचनपुर श्रीधाम वृंदावन के श्रीमुख से श्रवण पान का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस संगीत में कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजनकर्ता प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर BD त्रिपाठी हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इस कथा ज्ञान यज्ञ से प्रकृति एवं पर्यावरण शुद्ध होती है, जीवन में शांति मिलती है। इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। मन की शुद्धता का सबसे सरल और सबसे बड़ा साधन केवल भागवत ज्ञान यज्ञ ही है। भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ का अमृत स्वर्ग के अमृत से भी बड़ा है, क्योंकि भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण से मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति पाकर जीव सदा सदा के लिए भगवान की शरण में पहुंच जाता है। रक्षा करना स्वयं वेदता आहिता। भगवान का ये प्रण है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, सभी द्वार वालों ने उठा लिया, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि देखो सब लोग आ जाए, लेकिन राधा ना नहीं पाई। राधा जी को बता दे देना यहाँ किस तरह कथा हो रहा है। देखिए, मैं पर्यावरण वैज्ञानिक हूँ और हमारा अपना मानना है कि ये जितना जीव जगत है यह प्रकृति की देन है। प्रकृति से ही हम आएंगे और अंत में हम प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। तो जब हम धर्म और विज्ञान की बात करते हैं तो आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत से जो धार्मिक लोग हैं वो विज्ञान की बातें कम जानते हैं और जो वैज्ञानिक है वो धर्म के बारे में कम जानता है। लेकिन मैं बचपन से ही धार्मिक परिवार में पैदा पला बढ़ा हूँ, तो मुझे ये पता है कि जो हमारा धर्म है वह 100% विज्ञान है। जैसे हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं और लोग कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, इसी प्रकार से विज्ञान की यदि आप उसकी बात की विवेचना करें तो हमारा मानना है कि पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का स्रोत है और छोटी छोटी ऊर्जाएं पूरे जीव जगत में फैली हुई हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सभी आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को यह एक्चुअल ज्ञान हो सके कि वह धर्म और विज्ञान दोनों एक ही है, आत्मा और परमात्मा को ऊर्जा की तरह से हम समझ सकें। इसके लिए भागवत की कथा एक लौती कथा है हमारे धर्म में, जो पूरे जीव जगत को उसके असली रूप से परिचय कराती है, उसकी आत्मज्ञान देती है, लोगों को मोक्ष
श्राप प्रदान करती है। ये कहा जरूर जाता है कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि द्वारा कि आपको जो है तक्षक नाग आप करके काटेगा और आपके 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो ये सुखदेव मुनि ने ये कथा उनको पूरा सुनाया था। और एक्चुअली सुनाने के बाद हुआ क्या था, उनको ज्ञान हो गया था। इसलिए मैं साइंटिस्ट भी हूँ, धार्मिक व्यक्ति भी हूँ, हमारे दिमाग में हमेशा ये बात था कि कैसे लोगों को मोक्ष मिले, कैसे लोग अपनी वास्तविकता को पहचाने, इसके लिए मैंने इस कथा का आयोजन किया है। और ये कथा एक बहुत ही कथा के मर्मज्ञ वृंदावन के श्री अखिल दास जी, जो कि पिछले 20 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी वो कथा कहते रहे हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार किया और 4 से 10 तक इस कथा का आयोजन हो रहा है। और कल अंतिम कथा होगी, ये YouTube पर भी प्रसारण हो रहा है। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कथा का श्रवण करें, जिससे एक्चुअल जीवन का सुख प्राप्त हो सके। मुख्य जजमान प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, जो कि पहले कुलपति रह चुके हैं जो है, और उनकी पत्नी डॉक्टर सरिता त्रिपाठी को बनाया गया है, क्योंकि और वही लोग मुख्य जजमान हैं और मैं तो आयोजक के रूप में हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुमन तिवारी। व्यास जी का नाम बता दीजिए। व्यास जी का जो सही नाम है वो ये है कि श्री संत अखिल दास जी इनका नाम है, और ये वृंदावन के जो काल रात्रि पीठ है उसके पीठाधीश्वर है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा, गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। कैंट जीआरपी टीम ने चोरी के आभूषणों संग एक महिला और एक पुरुष अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लंका थाना अंतर्गत नरोत्तमपुर में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। और श्री देव दीपावली एवं आरती समिति के बैनर तले समितियों के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई संपन्न। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।